अंग मगध काशी कौशल वज्जीमल चेदी वस कुरु पांचाल मत सुरसैन अस्मक अवंती गांधार कंबोज। तो ये थे दोस्तों महाजनपद के नाम, 16 महाजनपद के नाम। क्या आप भी चाहते हैं कि इसी तरह आपको भी याद हो? तो चले आइए हमारे इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो होने वाला है महाजनपद काल को लेकर। तो हम समझते हैं महाजनपद काल। पहला प्रश्न है, हर्यक वंश के शासक को कुणिक कहा जाता था। तो दोस्तों इससे पहले हमको महाजनपद काल को समझना होगा। और बात करें महाजनपद काल की तो इसका समय माना जाता है 600 बीसी से लेकर 300 बीसी तक। और इससे पहले जो समय था वो था वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता का समय माना जाता है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। और इससे पहले था आपका सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना जाता है 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। तो दोस्तों यहाँ पर आप 1750 देख रहे हैं और यहाँ पर 1500 देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें एक 250 वर्ष का अंतर है। वो अंतर क्यों है दोस्तों? इसे कहा जाता है ट्रांजिशन बेल्ट। जब एक सभ्यता का पतन होता है और दूसरी सभ्यता विकसित होती है तो उसमें जो समय लगता है वही कहलाता है आपका ट्रांजिशन बेल्ट। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसे कहा जाता है ट्रांजिशन बेल्ट। फिर हम बात करें महाजनपद काल की, तो महाजनपद काल को द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी हमारी पहली सभ्यता, वो एक प्रकार से शहरी सभ्यता थी, और उसके बाद जो वैदिक सभ्यता आई वो एक प्रकार से ग्रामीण सभ्यता थी। और इस ग्रामीण सभ्यता अब फिर से विकसित होकर शहरीकरण की ओर आगे बढ़ रही है, नगरीकरण की आगे बढ़ रही है, इसीलिए इसको द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। और ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? गार्डन चाइल्ड नामक व्यक्ति ने इसे द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहा था। ठीक है दोस्तों। अब इतिहास की कोई भी जो नई घटना होती है दोस्तों, वो पुरानी घटना का एक रिजल्ट होती है। वो कैसे होती है दोस्तों? क्योंकि हमने समझा था ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में हम जानते हैं कि इस समय जो राजा थी उस पर अंकुश लगाने वाली कुछ संस्थाएं हुआ करती थी, जिसका नाम था सभा, समिति और विदत। जो वास्तविक शक्ति थी वो किसके हाथों में थी? सभा, समिति और विदत के हाथों में थी। इस समय राजा को एक प्रकार से ऐच्छिक कर प्राप्त होता था। राजा को हटाना और पद पर बिठाना ये किसके हाथ में होता था? सभा और समिति के हाथ में होता था। वहीं अगर बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो इसमें राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाली जो संस्था है जैसे सभा और समिति, वो कमजोर पड़ गई और विदत संस्था समाप्त हो गई। तो यहाँ पर राजा क्या हो गया? पावरफुल हो गया। राजा की शक्तियों में बढ़ोतरी हुई और यहाँ पर उसको एक निश्चित कर प्राप्त होने लग गया। अब राजा चाहता है, पावरफुल हो चुका है, अब राजा चाहता है अपना विस्तार करना चाहता है। और विस्तार किस प्रकार से करेगा? साम्राज्य का विस्तार करके। तो याद रखिए उत्तर वैदिक काल की जो इकाई थी जिसका नाम था जनपद, जिसका नाम क्या था दोस्तों? जनपद। अब वो क्या बनने लग गया? महाजनपद। तो महाजनपद कैसे बना? जनपदों को मिलाकर महाजनपद बना। जनपद कैसे बना? जनपद बना जन को मिलाकर। और जन कैसे बनता है दोस्तों? तो जन बना विष को मिलाकर। और विष कैसे बना दोस्तों? विष बना ग्राम को मिलाकर। और ग्राम कैसे बना दोस्तों? ग्राम बना परिवार को मिलाकर। और परिवार कैसे बना दोस्तों? परिवार बना व्यक्ति को मिलाकर। और व्यक्ति कैसे बना दोस्तों? व्यक्ति बना अंग तंत्र से। और अंग तंत्र कैसे बना? अंग तंत्र बना अंगों को मिलाकर। और अंग कैसे बने? उत्तक को मिलाकर। और उत्तक कैसे बने? कोशिका को मिलाकर, यानी सेल्स को मिलाकर। तो दोस्तों थोड़ा सा हिस्ट्री और साइंस मिक्स हो गया है यहाँ पर, लेकिन इंफॉर्मेटिव है, आप याद रखिएगा। ठीक है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं महाजनपद काल की जानकारी के स्रोत क्या हैं। महाजनपद काल की जानकारी के स्रोत, तो दो स्रोत है दोस्तों। एक है आपका अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, और दूसरा है आपका भगवती सूत्र जो कि एक जैन धर्म है। याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय ये एक बौद्ध धर्म है,
बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र ये एक जैन ग्रंथ है। तो महाजनपद काल का नेचर उस समय कैसा हुआ करता था, तो उस समय जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में कुछ जगह राजतंत्रात्मक व्यवस्था चल रही थी तो कुछ जगह गणतंत्रात्मक व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो दोस्तों अभी हमने एक ब्रीफ स्टडी करी है महाजनपद काल के बारे में। अब जो 16 महाजनपद थे उसी में से एक था आपका मगध, और मगध में ही चल रहा था आपका हर्यक वंश। आइए समझते हैं सेकंड स्लाइड में, तब आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो अब दोस्तों बात करते हैं हम मगध की। मगध क्या है दोस्तों? तो 16 महाजनपदों में से ही एक महाजनपद था जिसका नाम था मगध। ठीक है दोस्तों, उसका नाम क्या था? मगध। अगर बात करें मगध की कि 16 महाजनपदों में से केवल मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ, मगध इतना डेवलप्ड क्यों हुआ, तो उसके कुछ कारण थे। कारण ये था कि मगध में गंगा व सोन जैसी बड़ी बड़ी नदियां बहा करती थी, जिससे कृषि ज्यादा हो पाई। कृषि ज्यादा हो पाई तो राजा को कर प्राप्ति ज्यादा हो पाई। ठीक है दोस्तों, दूसरा है लोहा। यहां पर अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता था जिससे कि उपकरण बनाने में आसानी हुई। उपकरण दोस्तों कृषि से रिलेटेड भी हो सकते हैं और दूसरी बात हथियार से सामग्री रिलेटेड भी हो सकती है। तो राजा से यहाँ पर कह सकते हैं कि राजा को बल की प्राप्ति होती थी इस लोहे से। तीसरी बात अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपका मगध था वो नेचुरली रूप से पहाड़ियों से घिरा था। ठीक है दोस्तों, तो ये कारण थे कुछ जिससे मगध का उत्कर्ष होता है। अब अगर मगध की बात करें तो मगध में कौन सा वंश चल रहा था, याद करिए कौन से राजवंश हमें देखने को मिलते हैं। तो मगध में बेसिकली रूप से हमें 4 राजवंश देखने को मिलते हैं। पहले का नाम था हर्यक, दूसरे का नाम था शिशुनाग, चौथे का नाम था नंद और पांचवे का नाम है मौर्य। ये 4 राजवंश आपको देखने को मिलते हैं। अगर बात करें हर्यक वंश की तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, किसने इसकी नींव रखी? तो याद रखिए हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश का स्थापना की। बिंबिसार के बाद कौन सा राजा आया? बिंबिसार के बाद जो अगला राजा आया उसका नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु के बाद जो अगला राजा आया उसका नाम था उदयन, और उदयन के बाद जो अगला राजा आया उसका नाम था नाग दशक। ठीक है दोस्तों, और नाग दशक इस वंश का अंतिम शासक था। बात करें शिशुनाग वंश की तो इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक भी शिशुनाग ही था। दूसरा संस्थापक कौन था, दूसरा राजा कौन था? तो याद करिए काला शोक। कौन था? काला शोक। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था आपका नंदी वर्धन। अब देखते हैं हम नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था आपका महापद्मनंद, और महापद्मनंद के बाद कौन आया? तो वो आया आपका घनानंद। घनानंद के समय ही भारत में सिकंदर का आक्रमण होता है 326 बीसी में, याद रखिएगा। और हम बात करें मौर्य वंश की तो मौर्य वंश का शासक था महान चंद्रगुप्त, जो कि कौटिल्य की सहायता से गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त के बाद कौन आया? बिंदुसार आया, और बिंदुसार के बाद कौन आया? अंतिम शासक जिसका नाम था अशोक। ठीक है दोस्तों, ये 4 राजवंश हैं जो हमें मगध में देखने को मिलते हैं। मगध कौन था? तो 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था जो कि हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हमने देखा हर्यक वंश। हर्यक वंश जो संस्थापक था जिसका नाम था बिंबिसार, इसे कहा जाता था श्रोणिक। क्या कहा जाता था? इसे श्रोणिक कहा जाता था। और बात करें अजातशत्रु की तो इसे कुणिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? कुणिक कहा जाता था। और ये जो पूरा वंश है हर्यक वंश, इसे पितृ हंता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर जो भी राजा बना वो अपने पिता की हत्या करने के बाद राजा बना। देखते हैं कैसे। नाग दशक ने अपने पिता की हत्या करी उदयन की, उदयन ने अपने पिता की हत्या करी अजातशत्रु की, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करी यानी बिंबिसार की। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि हर्यक वंश का शासक था जिसका नाम था अजातशत्रु। इसे क्या कहा जाता है? कुणिक कहा जाता है दोस्तों। और बिंबिसार को क्या कहा जाता है? श्रोणिक कहा जाता है। बिंबिसार को क्या कहा जाता है? श्रोणिक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आ गई आपको कहानी बिल्कुल समझ में।
ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो ठीक है दोस्तों, याद करिए, अभी नाम आया था उदयन। ठीक है, अब हर्यक वंश की अगर बात करें तो हर्यक वंश का पहला राजा कौन था? वो था आपका बिंबिसार। बिंबिसार के बाद दूसरा राजा कौन आया? उसका नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु के बाद कौन आया? उदयन। तो उदयन ही वह राजा था जिसने क्या किया था कि गंगा व सोन नदी के संगम पर एक शहर बसाया था जिसका नाम था पाटलिपुत्र, और यही नहीं, इसको अपनी राजधानी भी बनाया था। तो दोस्तों अब बात निकली राजधानी की, तो समझिए कि मगध, अगर बात करूं मैं आपको, मगध की प्रथम राजधानी हुआ करती थी तो वो थी आपकी राजगृह या गिरिव्रज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर बात करें, आपका उदयन आया और उसने राजधानी किसको बना दिया? पाटलिपुत्र को। इसके बाद जो अगला राजा आया उसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या किया कि राजधानी परिवर्तन करके पाटलिपुत्र से वो ले गया आपके वैशाली। और उसके बाद शिशुनाग के बाद जो अगला राजा आया जिसका नाम था कालाशोक, वो राजधानी परिवर्तन करके कहां ले गया? वो ले गया आपके पुनः पाटलिपुत्र, और इसके बाद राजधानी कभी पाटलिपुत्र से चेंज नहीं हुई। तो राजगृह गिरिव्रज प्रथम राजधानी थी, उसके बाद उदयन ने पाटलिपुत्र बनाई। नागवंश का शासक था उदयन, उसने वैशाली लेकर गया, और नागवंश का ही शासक था आपका कालाशोक जो वैशाली से पाटलिपुत्र पुनः स्थानांतरित करता है। तो दोस्तों इसका आंसर सही क्या होगा? उदयन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, काकवर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? काकवर्ण के नाम से जाना जाता है कालाशोक को। और अगर बात करें बौद्ध संगीति की, अगर बात करें हम बौद्ध संगीति की, तो प्रथम बौद्ध संगीति, अब देखते हैं बौद्ध संगीति थी, तो टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई है दोस्तों, जिसमें से पहली जो हुई थी वो हुई थी अजात शत्रु के समय में, दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के समय, तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के समय, और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी आपकी कनिष्क के समय। इस प्रकार से आपकी 4 बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध संगीति का मतलब होता है बैठक या फिर मीटिंग जिसे कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कालाशोक। ठीक है, ये पहली बौद्ध संगीति, ये द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और अंतिम बौद्ध संगीति। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहां पर हुई थी पूछने का मतलब है, तो वो हुई थी दोस्तों बेबीलोन में। ठीक है, कहां पर हुई थी? बेबीलोन में। आइए समझते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर महान, सिकंदर महान का जन्म होता है 356 बीसी में मकदूनिया या मैसेडोनिया ग्रीक के शहर में इनका जन्म होता है। इनके पिता का जो नाम था, पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, और माता का नाम था ओलंपिया। माता का नाम क्या था? ओलंपिया। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था? तो गुरु का नाम था अरस्तु, और इन्हीं गुरु से आज्ञा लेकर, विश्व विजय की आज्ञा लेकर, आशीर्वाद लेकर ये भारत पर आगे बढ़ता है आक्रमण करने की ओर। ठीक है, तो हम समझते हैं कुछ इस तरह से, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, ये भारत में जो आक्रमण किया था सिकंदर ने, अब केवल हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी देखिएगा, सिंधु और झेलम नदी के बीच में तक्षशिला पड़ता है दोस्तों। तक्षशिला का शासक जो था उसका नाम था आम्बिक। क्या नाम था? आम्बिक। ठीक है, अब सिकंदर का जो पहला सामना होता है वो होता है राजा आम्बिक से, जो तक्षशिला का शासक था। अब आम्बिक क्या करता है? इसके सामने घुटने टेक देता है और इससे मित्रता कर लेता है। इसीलिए इसे, आम्बिक को, भारत का प्रथम देशद्रोही भी कहा जाता है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो झेलम और चिनाब नदी के बीच में
पंजाब, पंजाब का राजा था पोरस। कौन था? पोरस। यही इसको मिलता है एक शक्तिशाली राजा पोरस, जिसके साथ में इसका युद्ध होता है और पोरस को हराने के लिए इसे एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है। ठीक है, हालांकि सिकंदर इस युद्ध को जीत जाता है। सिकंदर जीतने के बाद पोरस से पूछता भी है कि बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। तो पोरस कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ वही सुलूक करना चाहिए जो एक जीते हुए राजा को हारे हुए राजा के साथ करना चाहिए। इस बहादुरी को, मृत्यु को अपने सामने देखकर भी इस बहादुरी से लड़ाई करने के बाद वो सिकंदर इससे खुश होता है और अपने सारे जो विजित क्षेत्र थे पुनः पोरस को लौटा देता है और जाते समय यहाँ पर दो शहर भी बसाता है। एक का नाम है निकैया यानी जीत का शहर और दूसरा नाम है बगऊ और दूसरा नाम है बहुकेफला। बहुकेफला यानी अपने घोड़े की याद में बसाया हुआ शहर। उसके घोड़े का नाम क्या था? तो बहुकेफला था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता है वो और यहाँ पर उसका सामना होता है मालव, मत्सग जनजातियों थे। अब इसमें जो मालव जो जनजाति थी दोस्तों, मालव जनजाति सिकंदर पर बुरी तरह से आक्रमण करती है और सिकंदर जो है बुरी तरह से घायल हो जाता है और एक घायल शेर की लौटते हुए वो पूरे मालव जनजाति को खदेड़ के मारता है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि वो त्राही मचा देता है, बच्चे, बूढ़े, ठीक है, जवान, किसी को वो छोड़ता नहीं है और कत्लेआम मचा देता है, जिसके कारण सिकंदर पे ये चरित्र पर एक दाग माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब सिकंदर की सेना जो आगे बढ़ती है और व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। वो क्यों मना कर देती है दोस्तों? क्योंकि इसकी सेना लगातार युद्ध करते आ रही थी, वो थक चुकी थी, घर वापस लौटना चाहती थी। दूसरी बात थी कि यहाँ की जो जलवायु थी भारत की वो उनके अनुकूल नहीं थी। तीसरी बात, सेना इसलिए लौटना चाहती थी कि छोटा सा एक गणराज्य था जिसका नाम था मालव, जो इतनी तरह बुरी तरह के सिकंदर को घायल कर देता है। तो फिर तो व्यास नदी के उस पार एक बड़ा साम्राज्य, मगध साम्राज्य, जिसका राजा जो है घनानंद है दोस्तों, तो इतने बड़े राजा का सामना वो कैसे करता? तो वो पुनः वापस लौट जाता है और लौटते समय ही 323 बीसी में बेबीलोन के निकट उसकी मृत्यु हो जाती है। एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों कि पंजाब में जो युद्ध होता है राजा पोरस के साथ, इस युद्ध को कहा जाता है हाई डेस्पिच का युद्ध। हाई डेस्पिच का युद्ध भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। किस प्रकार का मृदभान पोएट्री भारत में द्वितीय नगरी क्रांति या शहरीकरण के प्रभाव का कारण माना गया है या प्रतीक माना गया है? तो गेरू रंग के जो हमारे मृदभान थे ये पाए गए हैं आपके ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में गेरू रंग के मृदभांड पाए गए हैं, ये मैंने बताया था। ठीक है, पहले चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं वहां जाके। चित्रित धूसर मृदभांड ये पाए गए हैं आपके उत्तर वैदिक काल में। और अगर हम बात करें उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, ये पाए गए हैं आपके महाजनपद काल में या द्वितीय शहरी क्रांति में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। अब यहाँ पर पॉलिशदार बर्तन की शुरुआत हो चुकी थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? अब आपके दिमाग में चल रहा था कि पहला आक्रमण तो सिकंदर ने किया था, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। सिकंदर से पहले भी भारत पर आक्रमण हो चुके थे और वो किसने किए थे? ईरानियों द्वारा हो चुके थे। अब बात करें ईरानियों में, जो शासक था जिसका नाम था साइरस, उसने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन आक्रमण क्या हो चुका था? असफल हो चुका था। उसके बाद अगर हम बात करें, जिसका नाम था डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम जो अगला राजा था, उसने भी भारत पर आक्रमण किया और ये एक प्रकार से भारत पर सफल आक्रमण माना जाता है। और इसी ने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को जो है ईरान में शामिल कर लिया था 20वें प्रांत के रूप में। तो याद रखिए कि भारत पर सफल आक्रमण किसने किया? ईरानियों ने। ठीक है, पहला आक्रमण किसकी तरफ से हुआ? साइरस की तरफ से, लेकिन वो असफल रहा। और डेरियस प्रथम की तरफ से जो आक्रमण था वो सफल था और इसी ने पहली बार भारत के कुछ प्रांत को अपने प्रांत में मिला लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर होगा ईरानी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, मगध की प्रथम राजधानी थी राजगृह और गिरिव्रज। ठीक है, इसके बाद राजधानी परिवर्तन कौन करता है? वो करता है आपका
उद्विन, और उद्विन कहां पर ले जाता है राजधानी परिवर्तन करके? पाटलिपुत्र। तो पहली राजधानी कौन सी दोस्तों? तो वो थी आपकी राजगृह या गिरिव्रज। और उदयन के बाद जो राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई उदयन ने, इसके बाद राजधानी जो आपका शिशुनाग है वो वैशाली लेके जाता है, और शिशुनाग के बाद जो कालाशोक आता है वो वैशाली से पुनः परिवर्तित करके पाटलिपुत्र ले आता है। ये मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दी। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, अंग में, वंग में, कलिंग में या मगध में। तो जानिए इसकी स्टोरी को। मैंने आपको बताया था कि हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य मगध पर शासन कर रहे थे, उसमें से आपके नंद थे। ठीक है, नंद का जो संस्थापक था वो था आपका महापद्मनंद। और महापद्मनंद ने क्या किया था? महापद्मनंद ने कलिंग को पराजित किया था, कलिंग को हराया था। उस समय कलिंग का राजा कौन था? तो वो था आपका खारवेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, अंग में, वंग में, कलिंग में या मगध में। तो आइए समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि मगध में 4 राजवंश हुए, हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। तो अभी हम बात करते हैं नंद की, जिसके संस्थापक थे महापद्मनंद। महापद्मनंद ने क्या किया था? महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था। महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था, और जिस समय आक्रमण किया था वहां का राजा था खारवेल। क्या था? खारवेल था। और इस आक्रमण की जानकारी आपको कहां से मिलती है? वो मिलती है आपको हाथी गुम्फा अभिलेख से। आपको जानकारी मिलती है कि कलिंग ने मगध में जो महापद्मनंद हुआ उसने कलिंग को पराजित किया था, और वहां पर एक तिनसुली नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा क्वेश्चन था। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो वो किसमें खोदी गई थी? कलिंग में खोदी गई थी। किसके द्वारा खोदी गई थी? तो नंद के द्वारा खोदी गई थी। और महापद्मनंद के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो महापद्मनंद ने कुछ उपाधि धारण की थी, जिसे एकराट, द्वितीय परशुराम, सर्व छत्रांतक, एक राट, द्वितीय परशुराम, सर्व छत्रांतक। इसका मतलब होता है, एक राट का मतलब होता है एक छत्र से चारों दिशाओं में शासन करने वाला, और सर्व छत्रांतक का मतलब होता है इसने कसम खाई थी कि मैं क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो मैं आप बता चुका हूं कि वो कौन था। साइरस ने जो आक्रमण किया था हखामनी वंश, एक के बाद ये भी याद रखिए दोस्तों, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि ईरान की तरफ से भारत में पहला आक्रमण हुआ था, और जो वंश था वो था आपका हखामनी वंश। और हखामनी वंश का जो शासक था जिसका नाम था साइरस ने भारत में पहली बार आक्रमण किया था, लेकिन वो असफल रहा था। उसके बाद डेरियस ने भारत पर जो आक्रमण किया वो सफल हुआ था, और उसने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को 20वां प्रांत बनाया था। इसलिए सही आंसर क्या होगा? डेरियस प्रथम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासनकाल में, 600 बीसी में, कनिष्क के समय और 300 ईसा पूर्व में। तो आइए समझते हैं हम सिक्कों के बारे में। भारत में जो पहले सिक्के चले उसका नाम था पंचमार्क सिक्के, या फिर बोल सकते हैं आहत सिक्के। ये सिक्के क्या होते थे दोस्तों कि धातुओं पर गर्म करके उस पर ठप्पा लगाया जाता था, एक पंच मारा जाता था जिससे ऊपर एक मार्क आ जाता था। इसी कहा गया पंचमार्क सिक्के। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी कौशाम्बी ने। कौशाम्बी नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अगर बात करें सोने के सिक्कों पर, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में सोने के सिक्के प्रथम बार किसने चलाए थे? तो वो चलाए थे इंडो ग्रीक, या फिर बोल सकते हैं हिंद यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा चलाए गए थे? हिंद यूनानियों के द्वारा। उसके बाद अगर बात करें, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो शुद्ध सोने के सिक्के जो चलाए गए थे वो चलाए गए थे आपके कुषाणों के द्वारा।
और अगर बात करें सबसे ज्यादा नियमित रूप से सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो चलाए थे आपके गुप्तों ने। सबसे पहली बार सोने के सिक्के यूनानियों ने, दूसरी बात सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए, तो गुप्तों ने। तीन अलग अलग प्रश्न है। हमारा जो प्रश्न था भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, तो इसका आंसर है 600 ईसा पूर्व में या महाजनपद काल में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठी सदी ईसावी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास। तो इसका आंसर सही है दोस्तों, लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग। ये पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। किस मगध सम्राट ने अंग को विलय अपने राज्य में कर लिया था। मतलब कहने का मतलब है कि अंग को अपने साम्राज्य में किसने मिलाया था, तो उसका आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार ने किया था। समझते हैं बिंबिसार ने दो तरीके से साम्राज्य का विस्तार किया था। वो दो तरीके थे, एक था आपका वैवाहिक नीति के तहत साम्राज्य विस्तार, और एक था आपका युद्ध नीति के तहत साम्राज्य का विस्तार। तो जो अंग को जीता था वो युद्ध नीति के तहत जीता था, और वैवाहिक नीति के तहत उसने 3 राज्यों को अपने शामिल किया था। उसका नाम था कौशल राज्य, मद्र जो कि पंजाब वाला क्षेत्र था, और उसके बाद जो तीसरा था वो था आपका लिच्छवी। क्या था? तीसरा क्षेत्र था आपका लिच्छवी वाला। तो इसका सही आंसर है बिंबिसार। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। बिल्कुल करवाया दोस्तों। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। बिल्कुल किया दोस्तों। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। बिल्कुल दोस्तों। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये बिल्कुल गलत है। अगर बात करें सिकंदर ने क्षेत्र जीता तो था, लेकिन उसको अपनी रियासत नहीं बनाया था दोस्तों। ठीक है, वो अपनी सारी रियासतें जो है सेल्यूकस निकेटस अपने सेनापति को छोड़कर चला गया था। इसके बाद अगर नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में कुछ जगह चल रहा था आपका गणतंत्रात्मक व्यवस्था, वहीं कुछ जगह चल रही थी आपकी राजतंत्रात्मक व्यवस्था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मगध में आप याद रखिए कि मगध में राजवंश चल रहे थे। इसका मतलब है कि यहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, और यहाँ पर पूछा है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जो कि मगध में नहीं चल रही थी। इसलिए सही आंसर क्या होगा? मगध। ठीक है, क्योंकि मगध में हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य राजवंशों ने शासन किया। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो सेनिया है, जिसका मतलब होता है नियमित और स्थायी सेना रखना, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी आपके बिंबिसार ने, और इसी के तहत उसने अंग को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं थे। तो याद रखिए सिकंदर के साथ 3 जो इतिहासकार है भारत में आए थे, जिनका नाम था निरियाकस, अनेसिक्रेटस और अरिप्टोबुलस। फिर से बोल रहा हूं मैं, निरियाकस, अनेसिक्रेटस एंड अरिप्टोबुलस। ठीक है दोस्तों, तो आपको नाम मिलेंगे निरियाकस, अनेसिक्रेटस और अरिप्टोबुलस। 3 जो इतिहासकार है वो शासन काल में भारत आए थे सिकंदर के, लेकिन हेरोडोटस नहीं आए थे। ठीक है, हेरोडोटस एक अलग व्यक्ति हैं। इनकी बात करें जिसने इतिहास का पितामह कहा जाता है, इतिहास का पितामह कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। इस पुस्तक में ऐसी क्या खास बात थी जो इन्हें इतिहास का फादर कहा गया, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया? क्योंकि इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, उसमें सभी घटनाओं को इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से एक सीक्वल में जमाया था दोस्तों, जिसको इतिहास पढ़ने में आसानी हुई, इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हेरोडोटस होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। महाजनपद काल में
श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था? तो याद रखिए दोस्तों, श्रेणियों के संचालन को श्रेष्ठिन कहा जाता था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? याद रखिए, अभी मैंने बताया गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो कि वैशाली में चल रही थी वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो वो स्थापित गई थी आपके लिच्छवियों के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, मौर्य, नंद और जो गुप्त थे ये आपके कहां पर चल रहे थे? ये चल रहे थे आपके मगध में। कहां पर चल रहे थे? ये आपके मगध के राजवंश है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? तो दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, महाजनपद काल की जानकारी आपको दो ग्रंथों से मिलती है, एक बौद्ध और एक जैन। जो बौद्ध धर्म था उसका नाम था अंगुत्तर निकाय और जो जैन धर्म था, जैन ग्रंथ था उसका नाम था भगवती सूत्र। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? बौद्ध, जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो मैंने आपको बताया था हर्यक वंश में जो राजा हुआ उदयन, उसने गंगा व सोन नदियों के संगम पर एक शहर बसाया था जिसका नाम था पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उदयन। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर है, याद रखिएगा दोस्तों, अजात शत्रु। अजात शत्रु के समय ही जो बोल सकते हैं पहली बौद्ध संगीति हुई थी। अजात शत्रु के समय पहली बौद्ध संगीति हुई थी और उसी के समय बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अजात शत्रु। इसके अलावा कालाशोक को काक वर्ण कहा जाता है, जो हम पढ़ चुके हैं, काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। महाजनपद काल में, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है दोस्तों। तो हर्यक वंश की अगर बात करें तो संस्थापक कौन था? जिसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार के बाद कौन आया? तो वो आया आपका अजात शत्रु आया। अजात शत्रु के बाद कौन आया? तो वो आया आपका उदयन। और उदयन के बाद कौन आया? तो वो आया आपका नागदशक। तो अंतिम राजा कौन होगा? नागदशक। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था मगध की पहली राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह। उसके बाद जो दूसरी राजधानी जो उदयन ने परिवर्तित की थी वो थी आपकी पाटलिपुत्र। अगर बात करें कौशाम्बी तो ये मगध की राजधानी नहीं रही। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कौशाम्बी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अस्मक में, अवंती में, कौशल में या मल्ल में? तो याद रखिए दोस्तों, एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में स्थित था, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, उसका नाम था अस्मक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है ये। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राज्य व जीवों को किस राजा के उपचार के लिए भेजा था? तो याद रखिए कि जिस समय मगध में बिंबिसार का शासन चल रहा था या हर्यक वंश का शासन चल रहा था, उस समय अवंती के जो राजा थे उनका नाम था चंड प्रद्योत। क्या नाम था? चंड प्रद्योत। और चंड प्रद्योत उस समय बीमार हो चुके थे, तो बिंबिसार ने अपने राज्य का जो वैद्य था उसका नाम था जीवक, वो उनके उपचार के लिए, चंड प्रद्योत के उपचार के लिए भेजा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अवंती के राजा के लिए राजवैद्य को भेजा था। बढ़ते तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छठी सती के दौरान बड़े जनपदों के उदय का क्या कारण था? तो याद रखिए मैंने आपको बताया था कि उस समय कृषि भी एक कारण था। ठीक है। पहाड़ियों से घिरा होने के कारण जो महाजनपद का उदय हुआ वो भी एक कारण था। उसके बाद अगर बात करें जो लोहे की खोज हुई थी उसके कारण जो विकास हुआ वो भी एक कारण था। सबसे इंपॉर्टेंट कारण था उस समय लोहे का विकास होना, जिससे द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से भी उसे जाना जाता है, क्योंकि लोहे से कृषि के उपकरण बनाने में आसानी हुई,
युद्ध के उपकरण बनाने में, हथियार बनाने में आसानी हुई, जो कि इस सभ्यता को विकसित करता है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट वे क्या है? लोहे का उपयोग। तो इसका सही आंसर है पहला। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शासक ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो ठीक है, इसका सही आंसर है दोस्तों अजात शत्रु। वो कैसे है मैं आपको बताता हूं। हम देखते हैं लिच्छवी को। लिच्छवी अगर बोल सकते हैं तो ये 8 राज्यों का संघ था। क्या था दोस्तों? ये एक प्रकार से 8 राज्यों का संघ था। इसीलिए इनको हराने के लिए अजातशत्रु ने अपना जो मंत्री था, जिसका नाम था वत्सकार, इससे लिच्छवियों में उसने फूट डलवाई। उसके बाद अजातशत्रु ने इस पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करते समय इसने 2 शस्त्रों का उपयोग करा था। एक का नाम था महाशिला कंटक और एक का नाम था रथ मूसल। अब याद करिए दोस्तों, बाहुबली मूवी जिसमें जो भल्लाल देव था उसे एक रथ मिलता है जिसमें आगे एक चक्रा घूमता है जो कि लोगों को मसल देता है, इसलिए उसका नाम था रथ मुसल। वहीं अगर बात करें तो बाहुबली को जो मिलता है वो एक बड़ा सा लोहे का बॉल होता है जिसे वो जोर से फेंक देती थी वो मशीन, ठीक है, उसे कहा जाता था महाशिला कंटक, जिसमें उसने कपड़े लगा के पतंगे उड़ाई थी और उसको तीर से जला के आग लगा दी थी। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? अजात शत्रु। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शासन ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो अवंती को किसने जीता था दोस्तों? अवंती को जीता था शिशुनाग ने। ठीक है, अजातशत्रु ने किसको जीता था? वो जीता था लिच्छवी को। ठीक है दोस्तों, और बिंबिसार ने किसको जीता था? बिंबिसार ने जीता था अंग को। ठीक है, महापद्मनंद ने किसको जीता था? महापद्मनंद जीता था कलिंग को। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं के कौन सी नदी का पड़ाव था? तो याद रखिए कौन सी नदी के किनारे उनका युद्ध हुआ था, पूछने का मतलब यह है। तो याद रखिए सिकंदर और राजा पोरस जो कि पंजाब के शासक थे, उन दोनों के बीच में युद्ध होता है। वो होता है झेलम नदी के तट पर और उसे युद्ध को नाम दिया गया है हाइडेस पिच का युद्ध। क्या नाम दिया गया है? हाइडेस पिच का युद्ध, और होता है वो आपके झेलम नदी के तट पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मगध का कौन सा शासक द्वितीय परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया था जो नंद शासक था जिसने नंद वंश की स्थापना की थी उसका नाम था महापद्मनंद, और महापद्मनंद ने कुछ उपाधि धारण की थी जैसे छर्व छत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, द्वितीय परशुराम, और तीसरी थी एकराट यानी एक छत्र से शासन करने वाला। तो याद रखिए इसका सही आंसर क्या होगा? महापद्मनंद व्यक्ति था जिसने द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण की थी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। तो क्वेश्चन पूछने का मतलब यह है कि कौन सा जो राजा था वो किस राजवंश से संबंध रखता था। तो देखिए जो बिंबिसार था उसका संबंध था आपके हर्यक वंश से, और अगर बात करें कालाशोक किस वंश से संबंधित था? तो याद रखना शिशुनाग वंश से, शिशुनाग। और अगर पूछा जाए कि महापद्मनंद का संबंध किस वंश से था तो वो था आपके नंद वंश से, और अगर बिंदुसार का संबंध पूछा जाए तो वो था आपके मौर्य वंश से। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको।